आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास का निर्माण। भारतीय इतिहास का निर्माण। तो बताओ, भारत में इतिहास जो है हम भारतीयों ने बनाया या फिर अंग्रेजों ने? हमारा इतिहास बनाया तो हम लोगों ने ही था, लेकिन लेखन का कार्य जो किया अंग्रेजों ने किया। वैसे इतिहास का पिता किसको कहते हैं? यस, ये जो हेरोडोट्स है, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? जी बिल्कुल ठीक है, हिस्टोरिका। ये हेरोडोट्स जो है ये भारत आया था या नहीं आया? नहीं आया। तो फिर भारत का इतिहास लिखा या नहीं लिखा? अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये तो जो है रेलवे या फिर कांस्टेबल एग्जाम पूछते हैं हेरोडोट्स की किताब का नाम क्या है। आप लोग तो योग्य हो, उनको पूछेंगे कि हेरोडोट्स जो था क्या कभी भारत आया, भारत यात्रा की, भारत के बारे में विवरण दिया? दिया तो कैसे दिया फिर? तो ये क्वेश्चंस निकलते हैं। तो इसके बारे में जानकारी, ये कभी भी भारत नहीं आया, बिल्कुल सही बात है, कभी भी भारत नहीं आया, ये बात तय है। फिर ये कहाँ आया? ये यूनान आया था, सॉरी यूनान का तो रहने वाला था, यूनानी था, ईरान आया था, ये ईरान आया था और वहां भारत की जानकारी सुनी, भारत की जानकारी सुनकर लिखी थी इसने, सुनकर अपनी जो पुस्तक है हिस्टोरिका, इस हिस्टोरिका में भारत का विवरण दिया। तो हिस्टोरिका में भारत का इतिहास है, लेकिन सुना सुनाया, जो उसने ईरान से सुना, जो उसने ईरान में सुना, वही सब जो है उसने लिखा। तो हिस्टोरिका में भारत विवरण तो है, ये बात सही है आपकी, और वो भारत आया भी नहीं फिर भी, ठीक है। तो फिर यदि आगे बात करें, भारत में हमेशा आरोप लगते हैं कि इतिहास लेखन परंपरा नहीं थी। ये बात सही भी है, भारत में इतिहास लेखन परंपरा नहीं थी। हमारे यहां थोड़ा बहुत इतिहास यदि मिलता है तो किन में मिलता है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ये थोड़ी सी अलग हटकर के क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन दे दूं कि हमारे यहां थोड़ा बहुत इतिहास मिलता है तो क्या वेद में मिलता है, क्या पुराणों में मिलता है, क्या महाकाव्यों में मिलता है, या फिर हमारा इतिहास जो है वो उपनिषदों में मिलता है? और महाकाव्यों को मैं हटा करके जो ऑप्शन आए वही दूं तो ये स्मृतियां, मनुस्मृति वगैरह स्मृतियां एवं ये उपनिषद, उपनिषद, तो किसमें इतिहास, थोड़ा बहुत इतिहास की दृष्टि से लिखे गए थोड़े बहुत ग्रंथ कौन से हैं? ए वाले विद्यार्थी वेद, वेदों में थोड़ा बहुत इतिहास है, वो पुराणों में थोड़ा बहुत इतिहास हो, पुराणों में थोड़ा बहुत इतिहास हो, स्मृतियों में थोड़ा बहुत इतिहास हो, उपनिषदों में इतिहास हो, तो कोई ना कोई ऑप्शन एक सही भी है। तो बताओ जरा, स्मृतियां। तो ए वाले कितने लोग हैं? ऐसे ऐसे पता लगेगा मुझे तो कि कौन किधर है। तो
वेद और पुराण वाले आप कीर्ति हैं क्या? अच्छा, बदले नहीं हो, मतलब वैसे ही हो, मतलब वो 1-1.5 साल पहले का जो क्लासरूम है वापस बनने जा रहा है। ओके, अच्छा, और भी आएंगे। हाँ, आप, मेरा नाम चला गया था ऐड में, अब वो स्टूडेंट्स काफी सारे आएंगे, बिल्कुल। तो वेद हो गया, पुराण, पुराण वाले कितने जरा बताना तो। यस, 2 2। वेद वाले कितने थे? हाँ, मैंने वो लिखा है, 1 2 3 3 3। स्मृतियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। मैडम का मन, मतलब इसका मतलब क्या है? या तो यूं या यूं। उपनिषद में 1 है, तो भाई सही तो ये 2 ही हैं, बाकी तो मामला गोल है। खैर कोई ना। पुराण हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जो पुरातन व्यवस्था का, पुरातन राजवंशों का वर्णन करने के कारण इनको पुराण कहा गया। पुरानी चीजों का उल्लेख करते हैं, इसलिए ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। स्मृतियां जो है हमारी, मनु स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ये सारी स्मृतियां ये सामाजिक विधि विधान का वर्णन करती हैं कि एक पुरुष को कब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, एक महिला को कब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, ये यदि जानना हो तो स्मृतियां पढ़ें। तो स्मृतियों में सारे कानून है। पति की संपत्ति में पत्नी को कितना हिस्सा मिलना चाहिए बताओ? तो ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि नारद स्मृति में पूरा दे रहा है और मनु स्मृति बिल्कुल मना कर रहा है। तो समाज के कानून व्यवस्था जो है ये स्मृतियों में, स्मृतियों में इतिहास नहीं है। तो विदेशियों ने हमेशा भारतीयों पर आरोप लगाया कि भारत में इतिहास लेखन परंपरा नहीं थी। ये बात सही भी है। फिर भी हमारे जो पुराण ग्रंथ हैं, पुराण ग्रंथों में प्राचीन राजवंशों का इतिहास है। आवाज कम करें या बढ़ा दें? बढ़ा दूं? यस, ठीक आ रही है। प्राचीन राजवंशों का इतिहास इसमें मिलता है दोस्तों। ओके, भारत का कोई ऐसा ग्रंथ जो सच्चे अर्थों में हिस्टोरिका की टक्कर का हो? नाम सबने सुन रखा है, कल्हण की राजतरंगिणी, वेरी गुड। तो कल्हण जो कि कहां का लेखक है? यस, कश्मीर लेखक। ये किस काल का लेखक है? राजपूत काल का। हर्ष उस समय कश्मीर का शासक है जब ये अपना ग्रंथ लिखता है। लेखक की रचना राजतरंगिणी। सही एवं सटीक इतिहास का ग्रंथ है। तो ये तो बात होगी हमारी भारत के लोगों का इतिहास लेखन और परंपरा की। अब बात करें तो अंग्रेज जब भारत में आए तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं थी। 1757 में प्लासी और 1764 के अंदर बक्सर, बंगाल को जीत लिया। शासन शुरू भी हो गया, लेकिन इनको प्रशासन में दुविधा होने लगी। प्रशासनिक समस्या अंग्रेजों को आई, और प्रशासन में भी सबसे बड़ी समस्या न्याय की थी। न्याय प्रशासन जो था बिल्कुल भी पटरी पर नहीं आया, क्योंकि भारतीय जनता अधिकांश हिंदू। अब हिंदू जनता के न्याय के आधार अलग अलग हैं, इसलिए हिंदुओं के न्याय के लिए उन्होंने खोजबीन शुरू की कि क्या करें। तब एक ग्रंथ के बारे में पता लगा जिसका नाम था मनुस्मृति। इसलिए मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और यह अनुवाद सबसे पहले किया गया था 1775 में। इसका अंग्रेजी नाम क्या था दोस्तों? शाबाश, ए कोड ऑफ जेंटुलोज।
के नाम से इसका अनुवाद किया गया। अब समझें मनुस्मृति का अनुवाद क्यों किया, बताइए जरा। न्याय के लिए, क्योंकि मनुस्मृति में न्याय की बात की गई है, तो न्याय को स्थापित करने के लिए मनुस्मृति का अनुवाद किया गया। लेकिन समस्या का समाधान ज्यादा हुआ नहीं। तब एक विद्वान थे कंपनी के, ये एक कमेटी के द्वारा किया गया था। वारेन हेस्टिंग उस समय हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे और उन्होंने एक समिति बनाई थी, न्याय समिति। ठीक है, तो यहां नाम याद करना ही मत, ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, इसलिए ढूंढना ही मत। ठीक है, नाम याद करने तो मैं गणित करा दूंगा। ये लो अब शुरुआत करते हैं। कंपनी के एक विद्वान जिनका नाम सर विलियम जोन्स, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो आज दिख रहा है ना, वो हिंदुस्तान है नहीं। हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ पहले खास बात थी। तो भारत की इतिहास खोज करने के लिए इसको शक था कि भारतीय इतिहास बहुत शानदार है। तो इसने भारत एवं मध्य एशिया, इन दोनों की इतिहास की खोज, ये शब्द जरूर याद रख लेना। हम लोग यहीं तक रह जाते हैं, लेकिन ये भी है, भारत एवं मध्य एशिया इतिहास की खोज करना चाहता था और इसके लिए उसने एक सोसाइटी बनाई थी। दोस्तों नाम बताओ तो जरा, पूरा नाम बोलो तो। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वेरी गुड। ये इसने सोसाइटी की स्थापना की थी। ये सोसाइटी हमारे आज के इस इतिहास के लिए जिम्मेदार है। आज जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं वो इस सोसाइटी के द्वारा खोजा हुआ और रचा हुआ इतिहास है। आधा गलत है, आधा सही है। कुछ राजाओं को हम जानते ही नहीं है, इसने नहीं लिखा, उनको ये जानना नहीं चाहते थे, और कुछ राजाओं को इन्होंने टांग दिया ऊपर, हम भी टांगे जाते हैं उनको। जैसे इनको अशोक बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि अशोक ने जो कुछ लिखा है अभिलेखों में लिखवा दिया, तो इन्होंने अशोक को इतना लंबा चौड़ा, आज भी हम लोग जब पढ़ाते हैं तो मौर्य काल में अशोक ही अशोक है, और इन्होंने बाकी शासकों को ज्यादा महत्व दिया ही नहीं। तो इसने भारत के इतिहास का निर्माण किया। इसके बाद में इस कंपनी का एक कर्मचारी, इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का कर्मचारी, इसी का एक विद्वान जिनका नाम है विल्किंसन, इसने पहली बार किसका अनुवाद किया बताओ तो? भगवद गीता का। भगवद गीता का इंग्लिश अनुवाद किया। ये क्वेश्चन निकल जाते हैं और हमें कहीं पर भी विधिवत रूप से पढ़ने का मौका मिलता नहीं है। इस भगवद गीता को इन्होंने बहुत बढ़िया बताया कि यूरोप के लोगों में तनाव बहुत है। यूरोप के लोग जो है ना वो खुश नजर आते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से वो बड़े दुखी हैं। और भारतीयों को उन्होंने देखा कि ऊपर से दुखी नजर आते हैं भारतीय, लेकिन अंदर से सुखी बहुत है। ये स्वभाव है, क्योंकि हमारे यहां आर्थिक समस्याएं हैं। हो सकता है भारतीय के पास में कपड़े फटे हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसको पता है कि उसका परिवार सब उसका है और सब उसके साथ खड़े हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली से बड़े अच्छा महसूस हुआ इनको, और तब इन्होंने भगवद गीता लिख करके यूरोप को संदेश दिया कि भारत की खुशी का कारण यह है भगवद गीता। इस भगवद गीता की प्रस्तावना एक गवर्नर जनरल ने लिखी थी जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग। ये प्रथम गवर्नर जनरल जो भारत में आए थे, इन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखी थी और ये किताब 1885 में इन्होंने लिखी थी। तो पहली पुस्तक जो इस द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की ओर से लिखी गई है, कौन सी? भगवत गीता। मैंने 1800 कर दिया क्या? सॉरी बच्चों, 1785। ये तो 1784 है ना, ये लिखा ही नहीं मैंने। कहां लिखा मैंने? नहीं लिखा ना, ओके।
1784। ये वारेन हेस्टिंग 1784 में है, 1885 तक तो इसके पोते के पोते भी सलट गए थे। खैर, तो ये अपनी यहां की व्यवस्था इतिहास निर्माण के लिए, मैंने अभी बताया हेरोडोट्स जो इतिहास के पिता हैं, इनकी पुस्तक हिस्टोरिका है। ये कभी भारतनीय है, लेकिन इस हिस्टोरिका में भारत का विवरण है। इसने विवरण ईरान से सुनकर के लिखा था। भारत में विदेशियों ने हमेशा आरोप लगाया कि यहां लेखन की परंपरा नहीं है, इतिहास लेखन परंपरा नहीं थी। बात ठीक है, फिर भी हमारे एक ग्रंथ पुराणों के अंदर प्राचीन राजवंशों का इतिहास मिलता है। जब मैं मौर्य काल पढ़ाऊंगा, मैंने हमारे जो साथी टीचर पढ़ाएंगे, तो वो आपको बताएंगे कि विष्णु पुराण में क्या लिखा है, विष्णु पुराण टीका में क्या लिखा है। पुराणों में इतिहास का विवरण है। ओके, एक भारतीय लेखक जिसने यूरोपियन इतिहास से भी बढ़कर इतिहास लिखा, जिसका नाम क्या है? कल्हण। किताब का नाम क्या है? ओके दोस्तों, फिर मैंने बताया कि भारत में सबसे पहले भारतीय इतिहास की खोज करने की आवश्यकता न्याय प्रशासन के लिए पड़ी, और पहला ग्रंथ न्याय के लिए मनुस्मृति को किस रूप में अनुवादित किया गया? ओके ओके, भारतीय इतिहास की और मध्य एशिया के इतिहास की खोज करने के लिए 1784 में एक समिति बनाई गई थी। कौन सी? ओके, संस्थापक कौन है? इसी द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सदस्य कौन है, जिन्होंने भारत के एक बहुत ही बड़े ग्रंथ, कौन सा, इंग्लिश में अनुवाद किए। इसकी लोकप्रियता का आलम यह था कि भारत के गवर्नर जनरल जो थे, उन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखी थी। ओके, तो मैं सोच रहा हूं एक बार इतना उतार दो तो आगे बात करें, या मैं आप कहो तो बोल बोल के लिखा दूं। ये तो सीक्वेंस में ले लो है ना, अगली चीजें मैं बोल बोल के लिखा दूंगा। हाँ लिखो, हेडिंग डाल करके लिखो। लिख दिया? इनको जिन्होंने लिख दिया है एक बार मेमोराइज भी कर लें, बहुत टफ टॉपिक नहीं है, सुना सुना सा है। हिस्टोरी का, हेरोडोट्स, कल्हण, राजतरंगिणी, पुराण, ये तीन ही तो बातें हैं इसमें, और क्या है। ये भी लिख दो, या लिखवा दो, ये मैं बोल के, चलो मैं बोल के लिखवा रहा हूं, आप लिखेंगे। अंग्रेजों के भारत में शासन स्थापना के बाद हिंदुओं के न्याय प्रशासन में, समस्या उत्पन्न हुई। अतः 1775 में एक समिति द्वारा हिंदुओं के न्याय के ग्रंथ मनुस्मृति, का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटुलोज, के नाम से किया गया।
ए कोड ऑफ जेंटुलोज के नाम से किया गया। ओके, आगे लिखेंगे। दक्षिणी एशिया, कोष्टक में भारत, दक्षिणी एशिया कोष्टक में भारत एवं मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया एवं मध्य एशिया के इतिहास की खोज करने के लिए सर विलियम जोन्स ने 1784 में एक संस्था की स्थापना की जिसे द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो लिख दिया द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, लिख दिया की स्थापना की, या जिसे द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा गया। सॉरी, लैंग्वेज बैठ नहीं रही, लेकिन बैठा लोगे आप लोग, होशियार हो। यस, कहा गया, ठीक है। आगे लिखें, इसी सोसाइटी के विद्वान विल्किंसन ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में किया। अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में किया। जिसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग ने लिखी। जिसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग ने लिखी। ओके, अब यहां तक तो मैंने बता दिया, आगे की बातें आप लोग सुन ले। यहां तक किसी को पूछना हो तो पूछे। हाँ बताओ साहब। मुसलमानों की समस्या शुरू से थी नहीं, उनके जो धर्म ग्रंथ है ना उसी में 4 शाखाएं हैं, एक हनीफ, एक हदीस, तो वहां समस्या नहीं है। और इन 2 आधार पर वहां न्याय करने के लिए पहले से काजी हुआ करते थे, और काजी न्यायाधीश होता था और वकील के रूप में मुफ्ती होते थे, मुफ्ती। तो ये इस्लामिक न्याय में तो समस्या ही नहीं थी। मतलब जब अंग्रेज भारत में आए थे तब यही व्यवस्था थी, काजी न्याय किया करते थे। आज भी आप पुराने लोगों को, अपने दादा दादी को पूछोगे तो काजी की कहानी बताएंगे। अपने हिंदी में एक पाठ चला करता था पहले कि एक सुल्तान था, एक काजी था, और उसने शिकार करने के लिए तीर चलाया और वो एक विधवा माँ के बेटे के लग गया। विधवा माँ का बेटा मर गया। वो काजी के पास गई और कहा कि सुल्तान ने मेरे बेटे को मार डाला, मेरे बुढ़ापे का सहारा क्या रहेगा, न्याय करो। काजी ने सुल्तान को बुलाया। अब सुल्तान बहुत बड़ा था, काजी छोटा था पद में। काजी उसी सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया हुआ था। अब काजी जो था वो उसने सुल्तान को बुलाया और साथ में काजी ने उसे आदेश दिया
कि या तो विधवा के बेटे को वापस प्राण दे दे और या फिर विधवा को अपने मां के रूप में अपना ले। सुल्तान ने उसको मां के रूप में अपनाया। इसके बाद सुल्तान ने उस काजी की पीठ थपथपाते हुए कहा कि तूने न्याय किया है, यदि तू न्याय नहीं करता, मेरे से डर जाता, तो मैं तलवार निकाल के तेरा गला काट देता। काजी ने भी अपना छुपा कोड़ा उठाकर कहा कि मैंने जो आदेश दिया था वो नहीं मानता तो यहीं पर तुझे कोड़े से ठोकता। तो ये कहानी मैंने हिंदी में पढ़ी थी। तो ये काजी और मुफ्ती, मुफ्ती यानी वकील, ये सिस्टम पहले से था। और हदीस और हनीफ ये शाखा है, इसमें मोहम्मद साहब के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि कौन से के द्वारा क्या क्या कार्य होगा। जैसे एक मुसलमान के लिए फिक्स है कि 4 ब्याह कर सकता है, 5वां नहीं, वहां तक टेंशन उसको नहीं है। समझ गए बात? तो इसमें समस्या नहीं थी। समस्या हिंदुओं में है। हिंदुओं में कोई फिक्स कानून ही नहीं है, किसी के एक एक ब्याह नहीं होता और कोई कोई 500 भी पत्नियां रखता था। मानसिंह जयपुर का मिर्जा राजा। खैर, हाँ, और किसी को कुछ पूछना हो तो बताना, एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को पढ़ने का मौका मिले। पूछोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। चलिए, अब ये 1789 की बात है। खुद विलियम जोन्स महोदय जो हैं, इस विलियम जोन्स ने एक भारतीय प्रसिद्ध साहित्य कालिदास की एक रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। यह किताब बड़ी लोकप्रिय हुई। इसी किताब के बाद इसने प्रतिपादन किया विलियम जोन्स ने कि मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि संस्कृत जो है विश्व की सभी भाषाओं की मूल में है, एवं यूरोप की जितनी भी भाषाएं हैं, यूरोपियन भाषा एवं ईरानी और मध्य एशियाई भाषाएं, मध्य एशिया की जितनी भी भाषा है, ये सारी की सारी भाषा इस संस्कृत से निकली है। यहां उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि जैसे यूरोपियन भाषाओं में बाद में फेरबदल होता चला गया, ये मूल जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से बहुत हद तक मिलती हैं। अनुवाद के तौर पर इन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे इंग्लिश में जो है वो माता को मदर कहते हैं, मदर, पिता को इंग्लिश में फादर कहते हैं और भाई को अंग्रेजी में ब्रदर कहते हैं। इन्होंने बताया कि संस्कृत के मूल में जो भाषा थी, संस्कृत में यही नाम मिलते जुलते यहाँ मातृ पितृ एवं भ्रातृ, ये भ्रातृ से ब्रदर, पितृ से फादर, मातृ से मदर। और बताया कि ईरान के और संस्कृत के लगभग 90% शब्द एक जैसे हैं। विश्व की सारी भाषाएं तो संस्कृत से निकली हैं। ये जब इन्होंने रहस्योद्घाटन किया तो दुनिया भर के जो विद्वान थे, तो विश्व की जो बड़े विद्वान थे, विश्व के विद्वान वो भारत की ओर आने लगे। अब भारत का इतिहास दुनिया के सामने आ चुका था और प्राचीन भारतीय साहित्य की खोज की जाने लगी। प्राचीन भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं, जो साहित्य था, जो इतिहास था, वो खोजा गया। और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभाने वाले, यहां जोन्स ने यह भी कहा था कि मूल संस्कृत में और मूल यूरोपियन भाषा में सबसे ज्यादा संस्कृत मिलती है जर्मन से। इसलिए आप लोगों को जिसको कि अंग्रेजी नहीं आए फिर भी उसका यूरोप जाकर बसने का सपना हो तो जर्मनी चला जाए। जर्मनी और की भाषा में और संस्कृत में काफी शब्दों में समानता है। इसलिए जर्मन लोग बड़े उत्तेजित हो गए कि अरे इंडियन तो हमारे ही लोग हैं, हमारी भाषा। और जर्मनी में स्वास्तिक जो चिन्ह है उसको सबसे पवित्र माना जाता है। हिटलर ने जो युद्ध किया था, दूसरा विश्व युद्ध, प्रत्येक सैनिक की बाजू पर स्वास्तिक लगाया था उसने। जर्मनी में ओम जो शब्द है उसको पवित्र माना जाता है और ये हमारे ऋग्वेद के अंदर भी है। तो जर्मनी के लोग बड़े प्रेरित हो गए। उनको लगा कि जैसे हम यूरोप में शुद्ध आर्यन रहते हैं जर्मन, उसी तरह एशिया में शुद्ध आर्यन है इंडियन, और इंडियन और जर्मन तो भाई भाई हैं जो पहले बिछुड़े थे। और फिर जर्मनी का एक विद्वान भारत की ओर आता है, उसका नाम मैक्स मूलर, जो नाम सुना होगा आपने। आर्यों को मध्य एशिया से आया हुआ बताया, मध्य एशिया से आए थे आर्यन। यस, मैक्स मूलर ने भारत में साहित्य का संकलन किया, अनुवाद किया। फिर इसके बाद में ये लंदन गया
और वहां जाकर के भारतीय जो धर्म ग्रंथ है, भारतीय जो साहित्य है, धार्मिक साहित्य है, जो संस्कृत साहित्य जो है, उसको अंग्रेजी के अंदर प्रकाशित किया, प्रकाशित। और ये प्रकाशन जो किया दोस्तों इसने, वो एक सीरीज में प्रकाशित किया। एक किताब नहीं लिखी इसने, 2 किताब भी नहीं लिखी इसने, 3 किताब भी नहीं लिखी इसने, 10 किताब भी नहीं लिखी इसने, 20 किताब भी नहीं लिखी, पूरी 50 किताबें लिखी थी। 50 जिल्द में, 50 जिल्द, 50 किताबें लिखी थी, जिसमें इसने पूरी तरह से वेद, ब्राह्मण साहित्य की बात कर रहा हूं मैं, ब्राह्मण लोगों की बात नहीं कर रहा, वेदों के भाग ब्राह्मण, फिर आरण्यक, उपनिषद एवं पुराण तथा स्मृतियां, इनका पूरा का पूरा खोजबीन करके इन्हें विधिवत रूप से प्रकाशित करने का कार्य किया। इसलिए हिंदू साहित्य या ब्राह्मण साहित्य की खोज करने के लिए सबसे ज्यादा योगदान के लिए याद किसको किया जाता है? जर्मन विद्वान मैक्स मुलर को। अच्छा, मैक्स मुलर ने जो 50 जिल्द प्रकाशित की थी, इनका नाम क्या रखा था? शाबाश, द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, इस नाम से 50 किताबें इन्होंने निकाली थी। द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम से 50 किताबें प्रकाशित की। यही कारण है कि ऋग्वेद को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा या गुरुजी पढ़ाएंगे, ऋग्वेद की धार्मिक अवस्था, तो उसमें सबसे पहले बहुदेववाद है। हर कार्य के लिए बहुत सारे देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, वायु के देवता, मरुत देवता, वरुण देवता, अदिति देवता, सूर्य देवता, तो सभी देवताओं को तो बहुदेववाद। फिर मैक्स मुलर बताता है कि नहीं, बहुत सारे देवताओं में ब्राह्मणों ने या फिर ब्राह्मण धर्म ने या हिंदू धर्म ने एक देवता की सर्वोच्चता की खोज कर ली थी, जिसे हिनोथीज्म, एकादि देववाद कहते हैं। हर जगह इसने अपना मत भी प्रकाशित किया। तो मैक्स मुलर ने बहुत ज्यादा सेवा की। तो यहां तक लिखा दो जी, या एक स्लाइड और भर करके वो समझा करके फिर लिखा दो, ज्यादा ठीक रहेगा। आप बार बार पेन उठाओगे फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब कंपनी के लोगों को भी रुचि हो गई, विद्वान लोग भी EIC के अंदर आने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी में विद्वान लोग भी आने लगे, क्योंकि अब वो भारत की खोज करने आना चाहते थे। ऐसे ही एक विद्वान जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की थी, उनका नाम था जेम्स मिल। तो जेम्स मिल जो थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की। इसके बाद में भारत आए, भारतीय इतिहास के प्रमाण ढूंढे और इतिहास के स्रोतों का इन्होंने व्यापक अध्ययन किया। और इसके बाद में भारतीय इतिहास पर पहली किताब इन्होंने प्रकाशित की, जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया, तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब लिखी। और इसमें भारत की इतिहास को, इतिहास के स्रोतों के आधार पर भारत की इतिहास को 3 भागों में बांटा। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। और ये इसका आधार इन्होंने धर्म को बनाया। धर्म के आधार पर भारतीय इतिहास में इन्होंने काल विभाजन किया। और जिस समय हिंदू धर्म के लोगों ने शासन किया, जब हिंदू शासकों का राज था, उस काल को इन्होंने प्राचीन भारत नाम दिया। और दोस्तों, जब मुसलमानों का शासन था, मुस्लिम दौर जो था, मुस्लिम शासकों का जो वर्चस्व वाला जो दौर था, उसे मध्यकालीन भारत नाम दिया। और ईसाई शासक अर्थात अंग्रेजों के काल को
इस दौर को आधुनिक भारत, मॉडर्न आधुनिक भारतीय इतिहास नाम से इन्होंने लेखन का कार्य किया। तो आज भी भारत में जो इतिहास का काल विभाजन मिलता है वो किसके द्वारा किया गया है? जेम्स मिल के द्वारा। प्राचीन भारत का इतिहास इस प्रकार से 3 भागों में काल विभाजन किया, जिसका आधार क्या है दोस्तों? धर्म। ओके, तो आज तक हम लोग इस बात को मानते हैं। चलो जी, हाँ सा स्मिथ ने काल विभाजन नहीं किया। एवी स्मिथ की अभी बताऊंगा, विंसेंट आर्थर स्मिथ की बात। किताब का नाम भी थोड़ा सा रुक जाओ, अगली स्लाइड में। पहले ये लिख दो, लिखा दो। सर विलियम जोन्स ने 1789 में 1789 में कालिदास की एक रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की एक रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। एवं स्पष्ट किया कि संस्कृत भाषा एवं मूल यूरोपियन भाषाएं तथा प्राचीन ईरानी भाषा में समानता है। इस कारण विश्व के अनेक भाषाविद धर्मशास्त्री इतिहासकार और विचारक भारत आने लगे। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं साहित्य की खोज करने लगे। हेडिंग डालो मैक्स मूलर की। मैक्स मूलर लिखेंगे दोस्तों। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने संस्कृत साहित्य
हिंदू धर्म ग्रंथों का हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं लंदन से द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट लंदन से द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के नाम से 50 जिल्दों में प्रकाशन किया। अतः संस्कृत साहित्य की खोज के लिए मैक्स मूलर का योगदान संस्कृत साहित्य की खोज के लिए मैक्स मूलर का योगदान अग्रणी रहा। हेडिंग डाल दें, जेम्स मिल। वो वैदिक काल में पढ़ेंगे अपन, यहां तो फिर बहुत इन्होंने तो बहुत पूरे भारत में अपने मत दिए हैं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर आर्यों का मूल स्थान भी बताना पड़ेगा, फिर मुझे धार्मिक सामाजिक सब जगह, तो समय रहते लाएंगे इसको, अब नहीं। हेडिंग डालो जेम्स मिल। एसएसटी की परीक्षा दी थी क्या आपने? सेकंड ग्रेड की दी थी क्या? जिन्होंने दी उनसे पूछ रहा हूं, जेम्स मिल कौन था? पॉलिटिकल साइंस में, शाबाश, वेरी गुड। यूटिलिटिज्म, उपयोगितावाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। ये गुरु थे, बेंथम इनका शिष्य था। तो लेकिन ये तो उसी विद्यार्थी को आ रहा है जिसने पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज पढ़ी हो। अब चूंकि आप लोग तो इतिहास के विद्वान हो, तो पॉलिटिकल साइंस में काहे को घुसा हूं? आप तो इतिहास का विद्वान मान करके इसको याद कर लो, इतना ही काम आएगा अपने, तो कोई मतलब नहीं। तो हाँ, इतना ही है अपन, तो लिख दो इसमें। ब्रिटेन के उदारवादी राजनीतिक विचारक, ब्रिटेन के उदारवादी राजनीतिक विचारक जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के स्रोतों की विश्वसनीयता पर एक पुस्तक लिखी। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के स्रोतों की विश्वसनीयता पर एक पुस्तक लिखी, जिसे या तो वो लिख दो या फिर ये लिख दो, ए हिस्ट्री
ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब हिंदी अंग्रेजी, हिंदी में अंग्रेजी है और अंग्रेजी में अंग्रेजी है, कोई सा भी लिख दो। जिसे ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहा गया। इसी पुस्तक में पहली बार भारतीय इतिहास में काल विभाजन किया गया। काल विभाजन किया गया। यह विभाजन धर्म के आधार पर किया गया। धर्म के आधार पर किया गया। अब दोस्तों ये बना दो, ये वाला, हिंदू शासक, मुस्लिम शासक, ईसाई शासक, प्राचीन भारत, लिख दिया। चलो जी, अब आगे की बात एक और सुन लो। एक और विद्वान जिनका नाम विंसेंट आर्थर स्मिथ, इन्हें हम वी.ए. स्मिथ के नाम से जानते हैं। जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाला, चाणक्य को भारत का मैकियावली कहने वाला, समझ रहे हो। तो ये विंसेंट आर्थर स्मिथ जो हैं, इन्होंने 1904 में पुस्तक लिखी थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो किताब लिखी, ये किताब अब तक लिखी गई सभी किताबों में सर्वाधिक प्रामाणिक किताब थी। प्रामाणिकता के साथ लेखन किया गया। हालांकि इसका 1/3 भाग सिकंदर के आक्रमण पर लिखा गया। ये दिखाने का प्रयास था कि सिकंदर ने तो 2000 साल पहले भारत को जीत लिया था, अर्थात भारत को यूरोपियन द्वारा हमेशा ही जीता गया, राज किया गया। हम अंग्रेज जीत करके राज कर रहे हैं तो कौन सा कोई बड़ा पाप कर रहे हैं। ये एक राष्ट्रवाद के खिलाफ एक कार्य किया इन्होंने। इसमें भारतीय लोगों के और इतिहास के प्रति 3 मत दिए इन्होंने। नंबर 1, भारत में अंग्रेजों से पहले, अंग्रेजों से पूर्व कभी भी राजनैतिक एकता नहीं रही। दूसरा मत इन्होंने दिया, भारतीयों को तिथि क्रम का ज्ञान नहीं है। भारतीयों को तिथि क्रम अर्थात सन का ज्ञान नहीं है, तिथि क्रम का ज्ञान नहीं है और ज्ञान नहीं था। जब से ईसवी सन आया, भारतीयों को तिथि क्रम का ज्ञान हुआ। तीसरा, भारत में विविध भाषाएं, संस्कृति, नस्लें, क्षेत्र
खान पान और विद्यमान है। फिर इन्होंने लिखा फिर भी भारत में और विविधता में एकता है। एकता है, तो ये मत बड़ा लोकप्रिय हुआ उनका तीसरा। पहले तो आपको एक चैप्टर चला करता था भारतीय सांस्कृतिक पिछली साल तक, अब वो हट गया, उसमें अनेकता में एकता की बातें करनी होती थी। अब झंझट खत्म है, अब अनेकता में एकता की जरूरत नहीं, अनेकता में अनेकता रखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी ये मत देने वाला अनेकता में एकता या विविधता में एकता का कौन था? विंसेंट आर्थर स्मिथ। किताब का नाम क्या है? कब लिखी थी? प्रमाणिक थी। कितनी प्रमाणिक थी? इतनी प्रमाणिक थी दोस्तों की स्वतंत्रता तक हर विश्वविद्यालय के लिए ये किताब मानक हुआ करती थी। हर विश्वविद्यालय में इसी से क्वेश्चन अडॉप्ट किए जाते थे। 1947 के बाद ही 1950 में 1948 में कि यूजीसी आयोग की गठन किया गया था राधाकृष्णन के नेतृत्व में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1948, उसमें जाकर के सिलेबस चेंज हुआ था। तो ये आजादी तक प्रामाणिक पुस्तक बनकर की पुस्तक रही। यदि मान लो आप लोग आज से 80 साल पहले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे होते तो सिर्फ एक किताब पढ़नी पड़ती जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। समझ रहे? प्रमाणिक थी, प्रश्न इसी से बनेंगे, सिर्फ एक किताब पढ़ो और मौज हो गई। ठीक है, तो काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं पता तो कुछ भी नहीं है मुझे, तो आपका पूरा भरोसा आप जरूर कर रहे थे। आपका ये पुनर्जन्म है शायद, है ना? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो उतार लो। यस दोस्तों, ये यूं ही ठीक है जैसा मैंने लिखा। हाँ, ऐसे उतार लो, याद करने में सुविधा रहेगी। हाँ, फैक्ट टू फैक्ट याद जल्दी होगा। लिख दिया तो आवाज नहीं आ रही तो लिख दिया ना आपने? अच्छा, ओके ओके, जल्दीबाजी नहीं है, लिखो लिखो। अंग्रेज थे, अधिकारी थे। विंसेंट आर्थर स्मिथ कमिश्नर था, तो जब जाता था तो घोड़ों पर सवारी करते थे, कारें होती नहीं थी। और ये राजा महाराजाओं के यहाँ से पुराने भैया जो थे वो लेते थे, पहले भैयों में लिखा जाता था, कुछ पांडुलिपियां मिल जाती थी। अंग्रेज थे खुद, इनको रोकने वाला कौन है? एक उदाहरण देकर के बताता हूं कि अमरावती में मार्बल से बना हुआ, संगमरमर से बना हुआ एक स्तूप था जिसे शुरू में अशोक ने बनवाया था। बाद में जो सातवाहन शासक थे उनके समय उसका परिवर्धन हुआ, लेकिन अंग्रेज जब आए तो उसकी एक एक चीज, एक एक पत्थर, इतना सा पत्थर भी यदि उसकी खड़ा करके लगाया गया उसकी जो बाउंड्री के पास में, तो उस पर हजारों चित्र होते थे, छोटे 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 छोटे, बारीक नक्काशी से काटते थे। अंग्रेज आए और एक एक दो दो चीजें उठा उठा करके लंदन ले गए, पूरा का पूरा लूट लिया। लास्ट में सर विलियम जोन्स जो थे उन्होंने कुछ अंग्रेजों को समझा बुझा करके कुछ जो सामान था वो कलकत्ता संग्रहालय में रखवाया। इसी तरह से अपने जो सारनाथ का जो स्तूप है उसमें मात्र इतनी सी दीवार बची है उस स्तूप की जो अशोक का बना हुआ, जिसमें 2 डंडियां हैं और एक ऊपर का, इतना ही बचा मूल जगह। बाकी सारे अंग्रेज उठा के ले गए, लोगों ने अपने घरों में सजा दिया, क्योंकि प्राचीन वस्तुएं थी और दुर्लभ वस्तुएं थी, तो इनको रोकने वाला कोई था नहीं। अंग्रेज हैं, राज कर रहे हैं, तो इसलिए ये प्रामाणिकता ढूंढते थे और अपने मनमर्जी करते थे। ओके, अब ये आपने पढ़ लिया दोस्तों। अब अपने मतलब की बात पर आ जाते हैं, और मतलब की बात अपनी है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसे अब अपन शुरू कर देते हैं। पहली यूनिट बता दो मध्यकालीन भारत का इतिहास। आप जहां लिख रहे थे वहां से भारतीय इतिहास के बारे में मूल जानकारी समाप्त हो गई।